Hello friends, this is Zilima. Hope you are fine and welcome to our channel Dreamings. So in our previous videos we have already discussed about all of the theories of intelligence and today we will be discussing about theory of multiple intelligence जो कि explain किया था हार्वर्ड गार्डनर ने। तो हमने यूनिफैक्टर थियोरी से स्टार्ट करके मल्टी फैक्टर थियोरी तक हमने कवर कर लिया है। तो आज हम देखेंगे मल्टीपल इंटेलिजेंस थियोरी के बारे में जो कि डिस्क्राइब किया था हार्वर्ड गार्डनर, एक अमेरिकन कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ने। कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट यानी कि अब देखिए कोग्निटिव इंटेलिजेंस ये सब जो होता है किसके अंदर आता है, कोग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर आता है। इंटेलिजेंस के बारे में हो जैसे कि हमने देखा है कॉग्निटिव डोमेन में कि कॉग्निटिव यानी कि क्या होता है, अपना जो हमारे जो ब्रेन से रिलेटेड जो भी कुछ एक्टिविटीज़ होते हैं या फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग रहा, क्रिटिकल थिंकिंग रहा, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग रहा, वो सब कुछ जो रिलेटेड किसके साथ है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी के साथ है। तो हार्वर्ड गार्डनर एक अमेरिकन कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कि पहली बार अपनी बुक में मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में कहा था। उस बुक का नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड। उनकी बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड में उन्होंने पहली बार मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में जिक्र किया था। तो देखिए अकॉर्डिंग टू हिम, जैसे कि हर एक साइकोलॉजिस्ट ने कहा था कि सभी का लर्निंग स्टाइल सेम नहीं होता, वे ऑफ लर्निंग सेम नहीं होता, किसी का आईक्यू लेवल थोड़ा कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट हर किसी का जो वे ऑफ लर्निंग होता है ये बिल्कुल डिफरेंट होता है, वे ऑफ थिंकिंग होता है ये बिल्कुल डिफरेंट होता है, एनवायरनमेंट भी एक फैक्टर होता है, राइट। ऐसे काफ़ी सारे फैक्टर होता है, एजेंसीज होते हैं जिसके हिसाब से अपना जो वे ऑफ लर्निंग है वो बदलता रहता है, इम्प्रूव भी करता रहता है। कभी कभी अपना कुछ अगर हेल्थ इश्यूज़ रहा तो तब वो थोड़ा कमज़ोर भी हो जाता है, राइट। अपना जो कॉग्निटिव थिंकिंग है वो सब थोड़ा कमज़ोर हो भी जाता है कभी कभी। अगर हम अकॉर्डिंग टू हिम देखें तो इन्होंने कहा कि जो टेक्स्ट बुक की पढ़ाई है यानी कि जैसा हम नहीं, बहुत लोग ये मानते हैं कि जो टेक्स्ट बुक्स हैं यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है लर्निंग के लिए। हम बुक से ही सब कुछ पढ़ते हैं, हमारे अंदर यही है कि हम अगर बुक्स को अच्छी तरह से पढ़ लें हम अच्छी तरह से स्कोर कर पाएंगे, राइट। पर ये एग्जैक्टली सेम नहीं होता हर किसी के लिए। किसी को बुक्स लाइन बाय लाइन पढ़ के याद रहता है, किसी को रिवाइज करने के बाद याद रहता है, बार बार रिवाइज करने के बाद याद रहता है, किसी को लिख के, किसी को सुन के, राइट। तो इस तरीके के जो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होते रहते हैं, इसकी वजह से जो टेक्स्ट बुक रीडिंग है या फिर कोई लेक्चर सुन के ही हम सीख सकते हैं, इसे उन्होंने बिल्कुल मिथ्स कहा था, राइट। तो सिर्फ टेक्स्ट बुक रीडिंग या फिर अपने जो लेक्चर्स सुन के ही हम पढ़ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। हर किसी का एक डिफरेंट वे होता है पढ़ने का। कोई माइंड मैप्स के ज़रिए पढ़ता है, कोई बिल्कुल पेपर में लिख देता है और उसे चिपका देता है वॉल में और उसी को देखकर जहाँ कहीं भी वो जाए घर का पढ़ता रहता है, रिवाइज करता रहता है, रिमेंबर करता रहता है, राइट। तो इस तरीके के भी लोग हैं जो काफ़ी सारे वेज को आजमाते हैं रिमेंबर करने के लिए चीज़ों को, राइट। तो ट्रूथ एग्जैक्टली यही होता है कि बहुत सारे डिफरेंट वेज होते हैं लर्निंग के और थिंकिंग के। हर किसी का थिंकिंग सेम नहीं होता, राइट। तो एवरीथिंग कैन बी टॉट इन मोर देन वन वे। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी चीज़ को समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे वेज होते हैं। जैसे कि हमने देखा है कोऑपरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, राइट। तो रेसिप्रोकल टीचिंग, ये जो सारे मेथड्स हैं हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें अपना जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसे भी टैकल करना होता है अपने क्लासरूम में, राइट। हर एक बच्चा सिमिलर नहीं होता, हर एक की जो इंडिविजुअल क्वालिटीज़ है वो डिफर करता है, राइट। जो डिफरेंसेस है उनके अंदर, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उनके अंदर, किसी का आईक्यू लेवल ज़्यादा है, किसी का आईक्यू लेवल कम है, कोई गिफ्टेड चाइल्ड होगा, किसी का 140 होगा, किसी का एवरेज होगा, कोई मोरन होगा, कोई इडियट होगा, राइट। तो इस तरीके के जो बच्चे हैं उन लोगों के अंदर जो कैपेबिलिटी है उसे हमें लाना है बाहर,
राइट। तो इसी के लिए हम काफ़ी सारे वेज आजमाते हैं अपनी क्लासरूम में भी। जैसे पढ़ने के लिए, रिमेंबर करने के लिए हम काफ़ी सारे वेज यूज़ करते हैं, वैसे ही हम पढ़ाने के लिए भी काफ़ी सारे वेज को यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो अकॉर्डिंग टू गार्डनर, उन्होंने 8 इंटेलिजेंस के बारे में बताया। फिर 2009 को और एक इंटेलिजेंस उसमें ऐड किया गया। तो अब देखते हैं वो 9 इंटेलिजेंसेस क्या है अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर। जस्ट अ सेकेंड। तो अब देखते हैं वो 9 इंटेलिजेंसेस क्या है अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर, राइट। तो पहला है विजुअल स्पेशियल। विजुअल स्पेशियल यानी कि इसमें हम देखते हैं फॉर्मिंग विजुअल इमेजेस। विजुअल इमेजेस को कितने रैपिडिटी के साथ हम फॉर्म कर सकते हैं, या फिर रैपिडिटी अगर ना भी बोलें तो हम ये बोल सकते हैं कि कैपेबिलिटी कितना है अपना जो विजुअल इमेजिंग करने के लिए। विजुअल इमेजिंग यानी कि एक सिचुएशन हमारे साथ अब नहीं है, हम एक सिचुएशन में नहीं है, फिर भी हम उसे हाइपोथेटिकली सोच सकते हैं कि हाँ अगर इस तरह का कोई सिचुएशन रहा तो क्या हो सकता है। अब देखिए करियर ऑप्शन, आप इसमें करियर ऑप्शन आप यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिखा हुआ है क्योंकि आर्टिस्ट लोग जो हैं उनका जो विजुअल इंटेलिजेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसे करियर गोल्स पे आप देख सकते हैं, आप करियर ऑब्जेक्टिव के तरह भी ले सकते हैं। आर्टिस्ट बनने के लिए अगर आपका जो विजुअल इमेजिंग पावर ज़्यादा है, आप अपना करियर ऑप्शन आर्टिस्ट बनने के लिए चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके के हमने कुछ जो ऑक्यूपेशंस हमने यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि इस इंटेलिजेंस पर बेस्ड है। तो फॉर्मिंग विजुअल इमेजेस, अब देखिए आर्टिस्ट, कन्या भ्रूण हत्या हो गया, राइट। तो ये अगर उन्हें टॉपिक दिया गया किसी को, तो वो किस तरह से इसे इमेजिन करेंगे। वो सिचुएशन उन्होंने देखा नहीं होगा, फिर भी वो विजुअलाइज कर सकते हैं कि हाँ कुछ इस तरह का सिचुएशन रहा होगा उस टाइम पर, राइट। वो उसी तरीके की कोई पेंटिंग बना लेंगे, कोई आर्ट वो बना लेंगे। काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हमने देखा हुआ है आर्टिस्ट लोगों का कि उन्होंने एक सिचुएशन में कुछ डिफरेंट ही एरा होगा, कुछ सीन डिफरेंट ही होगा, पर उन्होंने एक बहुत क्रिएटिव आइडिया के साथ एक आर्ट बनाया होगा, राइट। तो आर्टिस्ट जो होते हैं उनका जो विजुअल इमेजिंग पावर होता है, कैपेबिलिटी होता है, उनका जो विजुअल और स्पेशल इंटेलिजेंस होता है वो काफ़ी हाई लेवल का होता है। नेक्स्ट हम आते हैं लिंग्विस्टिक और वर्बल, यानी कि अपनी लैंग्वेज को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, अपनी वर्ब्स को, अपनी वर्बल जो लैंग्वेज है हम किस तरह से उसे यूज़ कर सकते हैं, किस वर्ड को हम कहाँ यूज़ करें, किसे हम कहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहिए, राइट। इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं ये लिंग्विस्टिक और वर्बल इंटेलिजेंस के अंदर आता है। जैसे हमने मल्टी फैक्टर थियोरी में भी देखा हुआ था, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल फ्लुएंसी, राइट। इस तरीके की जो उन्होंने मल्टीपल फैक्टर में भी हमने देखा हुआ था थॉर्नडाइक के। तो यहाँ भी उसी तरीके के थिंग्स ही हैं, काफ़ी सिमिलर थिंग्स है ये जो इंटेलिजेंस के थियोरी से। आपको इसमें सिमिलरिटीज से ज़्यादा डिफरेंसेस ढूंढ कर निकालना होता है, राइट। तो लिंग्विस्टिक और वर्बल में हम अपनी लैंग्वेज को खुद को एक्सप्रेस करने के लिए किस तरह से यूज़ करते हैं, या फिर अदर्स के जो वर्बल फ्लुएंसी है, या फिर जो उनकी जो लिंग्विस्टिक इश्यूज़ है, या फिर वो जो बोल रहे हैं उनका जो लैंग्वेज हो उसे हम किस तरह से परसेप्ट कर रहे हैं और हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी दूर तक जा सकती है अकॉर्डिंग टू देम, राइट। अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन हम किस तरह से उसे परसेप्ट कर पाते हैं, एक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम उन्हें किस तरह से हेल्प कर पाते हैं, उनके लिंग्विस्टिक के हिसाब से उनके फीलिंग्स वो किस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं और हम उसे किस तरह से परसेप्ट कर रहे हैं। कम्युनिकेशन होता ही इसलिए है कि हम अपने जो फीलिंग है उनके साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं और वो अपने फीलिंग्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, राइट। कम्युनिकेशन का मीडियम होता है लैंग्वेज, तो लैंग्वेज अपना किस तरह से हम यूज़ करें, किसके साथ हम किस तरह से बात करें, कौन से अपना मदर टंग भी हो चाहे, पर हम किस तरीके से, किस वे से हम उनके साथ बात कर रहे हैं, हम अपनी फीलिंग्स उनके साथ किस तरह से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, वो आ जाता है अपना जो लिंग्विस्टिक वर्बल यानी कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के अंदर।
थर्ड हम देखेंगे लॉजिकल और मैथमेटिकल, यानी कि अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी कितनी है, रीजनिंग कैपेबिलिटी कितनी है, राइट। ये आ जाता है अपना लॉजिकल मैथमेटिकल में। लिंग्विस्टिक वर्बल के अंदर अगर आप ऑक्यूपेशन ढूंढें जिनका लिंग्विस्टिक पावर ज़्यादा हो, लैंग्वेज के बारे में ज़्यादा वो जानते हैं, वोकेबलरी उनकी काफ़ी स्ट्रांग हो, तो वो टीचरशिप के लिए जा सकते हैं अपनी ऑक्यूपेशन का अगर ऑप्शन ढूंढें तो। लॉजिकल मैथमेटिकल यानी कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी होता है वो अगर ज़्यादा अच्छा हो किसी के अंदर, वो इंजीनियरिंग के अंदर जा सकते हैं, राइट। इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी मैथमेटिकल सिचुएशन हो उसे अगर आप ज़्यादा रैपिडली और इजीली हैंडल कर पा रहे हैं तो ये इंटेलिजेंस आ जाएगा अपना लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है अपना बॉडीली काइनेस्थेटिक। बॉडीली और काइनेस्थेटिक यानी कि हम अपनी बॉडी को किस तरह से यूज़ करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या फिर कोई भी चीज़ हमें दिया गया करने के लिए, उससे हम अपनी बॉडी को, अपनी मसल्स को, अपनी मस्कुलर एक्टिविटीज़ कितना ज़्यादा अच्छा है, राइट। ये ज़्यादातर हम एथलीट्स और डांसर्स में देखते हैं जो अपनी होल बॉडी को यूज़ करते हैं अपनी किसी भी एक्टिविटी के दौरान। तो बेटर मस्कुलर एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ जो कि काफ़ी अपना जो बॉडी है उनका एक्टिव है, वो काफ़ी मसल बिल्डिंग करते हैं या फिर एक्सरसाइजेस हमेशा करते हैं, उनका बॉडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो फिजिकल कैपेबिलिटी है ये आ जाता है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में, यानी कि अपने बॉडी को किस तरह से वो यूज़ करें, अपनी बॉडी में जो मसल का पावर है, मस्कुलर जो एक्टिविटीज़ है, फिजिकल एक्टिविटीज़ है, काफ़ी स्ट्रेंथ है, उसे हम किस तरीके से यूज़ कर पाएंगे अपनी किसी भी एक्टिविटीज़ पर अपनी लाइफ में। तो ये आ जाता है अपने बॉडीली काइनेस्थेटिक में। नेक्स्ट हम देखते हैं म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। म्यूज़िकल इंटेलिजेंस यानी कि जिनमें सेंसिटिविटी हो किसके साथ, अपनी जो म्यूज़िकल रिदम्स हैं और उनका गुड पिच हो, सिंगिंग कैपेबिलिटी अच्छा हो, इंस्ट्रूमेंट्स वो अच्छे से प्ले कर पा रहे हैं, तो उनका ऑक्यूपेशन म्यूजिशियन, सिंगर एंड कंपोज़र हो सकता है, राइट। जिनका म्यूज़िकल रिदम के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान हो, यानी कि थोड़ा बहुत उन्होंने खुद से प्रिपेयर किया हुआ है और कुछ वो मतलब ट्रेन भी हो सकते हैं उनका म्यूज़िकल रिदम के साथ, पैटर्न के साथ, और वो गाना अच्छा गा पा रहे हो या फिर इंस्ट्रूमेंट्स वो प्ले कर पा रहे हो अच्छी तरह, तो उनका जो ऑक्यूपेशनल लेवल है वो म्यूजिशियन, सिंगर एंड कंपोज़र तक का हो सकता है, और ये आ जाता है अपना म्यूज़िकल इंटेलिजेंस के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है इंटरपर्सनल यानी कि दूसरों के नीड्स को समझना, दूसरों की फीलिंग्स को समझना, इमोशंस को समझना, दूसरे क्या चाह रहे हैं उसके ऊपर ज़्यादा वो ध्यान दे सकें। तो जनरली टीचर्स और पॉलिटिशियंस को इसका ध्यान रखना होता है, दूसरों का ध्यान रखना होता है, राइट। जो पॉलिटिशियंस है उनके अंदर वो मोरल होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए कि वो दूसरों के जो नीड्स हैं उसे समझ सकें, राइट। जो दूसरों के लिए काफ़ी ज़्यादा काम करने के लिए डिटर्मिन्ड हो, वो लोग पॉलिटी में जाना चाहिए, सोसाइटी में वो लोग अच्छी तरह से काम कर पाएंगे, राइट। तो ये जो इंटेलिजेंस है वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के अंदर आता है, जहाँ पे टीचर हम सभी को, यानी कि हर एक टीचर को अपने जो क्लासरूम के बच्चे हैं उनके बारे में अच्छी तरह से जानना होता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, हर किसी चीज़ के बारे में जानना होता है, उनके नीड्स के बारे में जानना होता है, क्या उनके पास लैक कर रहा है उसे भी हमें जानना होता है। तो जिसका इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छा है वो पॉलिटिशियन या टीचर बन सकता है अगर ऑक्यूपेशन के हिसाब से देखें तो। नेक्स्ट आ जाता है अपना इंट्रापर्सनल। इंटर यानी कि दूसरों के नीड्स के बारे में समझना, इंट्रा यानी कि खुद के बारे में समझना, राइट। ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है कि उन्हें अपनी लाइफ से क्या चाहिए, राइट। तो खुद को पता होना चाहिए कि हमें अपनी लाइफ से क्या चाहिए, या फिर हमें अपनी फैमिली से, अपने लोगों से, अपनी सोसाइटी से क्या चाहिए। खुद का जो सेटिस्फिकेशन है वो
किस तरीके से हमें मिलेगा, हम किस तरीके से सेटिस्फाई हो पाएंगे चीज़ों से। खुद के बारे में जानना, खुद क्यों अपसेट है कभी कभी ये भी लोगों को नहीं पता होता है, राइट। तो अपने बारे में जो है उसे अच्छी तरह से समझना, ये आ जाता है अपना इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में। नेक्स्ट हम देखते हैं नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस यानी कि खुद को हम अपनी सराउंडिंग के साथ, अपनी इन्वायरमेंट के साथ कैसे ढालते हैं, या फिर अपना जो नेचर है उसे हम किस तरह से समझ पाएंगे अच्छी तरह से, राइट। अपना नेचर हमें क्या क्या देता है, हम कैसे हैप्पी हो पाते हैं अपनी नेचर के लिए, उसका सुरक्षा हम किस तरह से कर पाएंगे, राइट। ये जो सारे इंटेलिजेंसेस है, ये जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हो वो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस उसका ज़्यादा है, हम ये बोल सकते हैं। जिसका नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस ज़्यादा है वो फार्मर, गार्डनर या फिर जो एनवायरमेंटलिस्ट है अपना ऑक्यूपेशन चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कि 2009 में ऐड किया गया, एग्जिस्टेंशियल यानी कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। जनरली फिलोसोफर्स हम ऑक्यूपेशन चूज कर सकते हैं जिनका एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस ज़्यादा हो। एग्जिस्टेंशियल यानी कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स मतलब कि हाइपोथेटिकल थिंकिंग के हिसाब से हम सोचते हैं कि अगर ये चीज़ इस तरीके से नहीं होता तो और किस तरह से ये एक चीज़ हो सकता था, राइट। अगर ये नहीं होता, वो होता तो फिर क्या होता, राइट। इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये आ जाते हैं अपने एग्जिस्टेंशियल के अंदर। जो थ्योरी हमने पढ़ रखा है उसके बारे में हम अगर सोचे कि अगर ये जो मल्टीपल इंटेलिजेंस का थ्योरी है, अगर इसमें 9 जो इंटेलिजेंस के बारे में बताया गया, अगर 9 ना बताकर कोई और बताया होता, कुछ और बताया होता तो और क्या हो सकता था, राइट। तो इस तरीके की जो थिंकिंग है ये होता है, आ जाता है अपना एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस के अंदर, जो कि है थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, राइट। जो टेंजिबल थिंग्स है उसके बाहर कुछ सोचना, कुछ अलग तरीके से सोचना, यूनिक सोचना, उसे बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। जिनका एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस अच्छा हो वो अपना ऑक्यूपेशन फिलोसोफर चूज कर सकते हैं। तो ये तो था एक छोटा सा टॉपिक अबाउट मल्टीपल इंटेलिजेंस जो कि एक्सप्लेन किया था हार्वर्ड गार्डनर ने। नेक्स्ट हम देखेंगे 3D इंटेलिजेंस, उसके बाद इंटेलिजेंस का चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम और भी काफ़ी सारे जो जेंडर रोल्स हैं या फिर असेसमेंट, ये सब जो सारी चीज़ें हैं वो हमें कवर अप करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा वीडियोस लगे हैं क्योंकि बहुत कम टाइम में हमें कवर करना होता है, ब्रॉडबैंड नहीं है, कुछ नहीं है, ज़्यादा डाटा नहीं हम लगा सकते, राइट। तो इसलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और फेसबुक पर भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर जिसका नाम भी है ड्रीमिंग्स। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन बी सेफ, कीप लर्निंग, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।